रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग बेटा मई जून 2022 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। मई जून 2022 का पेपर, ये लास्ट ईयर का समर का पेपर। आपके वेरिएंट, आपका अपना वेरिएंट है, टू टू है, टू वेरिएंट है। पेपर टू अटेम्प्ट कर रहे हैं। मई जून 2022 का पेपर है, 2 hours 30 minutes का पेपर है। और पेपर टू है, हम कोशिश करेंगे। पेपर टू 2 hours 30 minutes का होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने की। इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो जल्द से जल्द इसको वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपके पास अगेन इजी टू हार्ड पेपर ही बनता है। पहला आप इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप समझा आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे इजी ही होगा। आप ये मत समझिएगा मैं एंड में इसको देखूंगा, एंड वाला थोड़ा सा टफ होता है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो इजी ही होता है, तो आप पहले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें और उसको जरा फोकस कर लें, फोकस करके काम कर लें इस पर। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास देखो सबसे पहले इसने बोला हुआ है इन 2021 द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पोस्टिंग अ लेटर वाज 84 सेंट्स। देखो पेपर टू है, कैलकुलेटर अलाउड होगा। आपके पास एक लेटर पोस्ट करने की जो कॉस्ट है दैट इज 84 सेंट। अ लेटर इज 84 सेंट्स। ठीक है ना। अ कंपनी पोस्ट 1950 लेटर्स। एक कंपनी ने 1950 लेटर्स पोस्ट करे, उसको क्या कॉस्ट आई, फाइंड अ कॉस्ट इन डॉलर्स पोस्ट दीस लेटर्स। लेकिन कॉस्ट बतानी है डॉलर्स में। तो मैंने बोला भाई देखो एक तरीका ये है कि इस सेंट को आप बेटा कन्वर्ट कर दें, 84 को डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो 0.84 बेटा ये डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉलर्स हो जाएगा। अब आपके पास एक लेटर पोस्ट करने के लिए 0.84 डॉलर्स लग रहे हैं, तो 1950 लेटर्स पोस्ट करने के कितने टाइम पैसे लगेगा बेटा, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1950। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1950, कैलकुलेटर यूज करा, यू गेट द आंसर 1638 डॉलर्स। 1638 डॉलर्स बेटा आपको पोस्ट करने के लिए पैसे लगेंगे। इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स। 2022 में जो आपको लेटर पोस्ट करना था उसकी कॉस्ट लग रही थी 96 सेंट्स। पैसे बढ़ गए थे, पहले 84 सेंट थे, अब 96 सेंट्स हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। कह रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो देखो आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस कितना है, 96 माइनस 84 डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट 84 थी और ये अभी पूरा सेंट्स में काम चल रहा है। तो देखो मैंने इनिशियल अमाउंट 84 से डिवाइड कराया। याद रखें हमेशा इनिशियल अमाउंट से डिवाइड करवाते हैं, ये बात नोट कर लें, हमेशा इनिशियल अमाउंट से डिवाइड करवाते हैं। जो भी आंसर आएगा बेटा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। अब आप कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 96 माइनस 84, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 84 करा, 1/7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, विल गेट द आंसर 14.28। तो बेटा अगर इसको 3 सेवन फिगर में लिखें तो 14.3% बेटा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज निकल कर आ जाएगा। तो याद रखें ऊपर डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास बेटा परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन परसेंटेज निकल कर आ गया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा इनमें भी स्टार्टिंग में थोड़े टिपिकल सवाल दे देते हैं। सवाल जरा गौर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक लेटर पोस्ट करने के लिए 96 सेंट्स लग रहे हैं, मतलब ठीक है। कह रहा अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी की मंथली पोस्टेज की अमाउंट $1000 से ज्यादा लग रही है तो उसको हम 15% डिस्काउंट देंगे। भाई किसी कंपनी का वो पोस्ट कर रही है लेटर और उसके जो अमाउंट बन रही है वो $1000 से ज्यादा बन रही है, तो अगर वो अमाउंट $1000 से ज्यादा बन रही है तो हम उसको 15% डिस्काउंट देंगे, अगर $1000 से ज्यादा अमाउंट बन रही है उसकी। तो मेरा ठीक है। एक कंपनी ये थी, उसने 1200 लेटर्स एक मंथ में पोस्ट करे, अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं हम लोग, तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी,
1200 मल्टीप्लाई बाय 96 सेंट्स। 96 सेंट्स को बेटा अगेन अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो 96 डिवाइड बाय 100 0.96 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट की अमाउंट जो चेकर बता रहा है वो डॉलर्स की फॉर्म में है, यानी $1000 से ज्यादा अमाउंट बनी तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए बेटा मैंने सेंट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करा, 0.96 से 1200 को मल्टीप्लाई करा दें। 1152 ये मेरे पास वो अमाउंट लेकर आ रही है कि जो कि डॉलर्स में है। इतने डॉलर्स उसको कंपनी ए को पे करने पड़ेंगे एक मंथ में जब वो 1200 लेटर्स को पोस्ट करेगा। लेकिन हमने बोला यार हमारी अमाउंट तो $1000 से ज्यादा बन रही है, तो हमें 15% डिस्काउंट तो दो। तो बेटा मैंने 1152 में 15% डिस्काउंट दिया। तो देखो आपके पास 15% डिस्काउंट का मतलब ये है 100% में 15% माइनस कर दो, ये बनी 85% अमाउंट, यानी मैं 85% ऑफ 1152 निकालूंगा। 85% का मतलब है 0.85%, का मतलब है डिवाइड बाय 100। 85 डिवाइड बाय 100 मतलब है 1152। तो अगर मैं 15% डिस्काउंट दूंगा तो 0.85, 85 डिवाइड बाय 100 0.85 हो जाएगा, मतलब है 1152। बेटा मेरे पास 979.2 डॉलर्स, ये वो अमाउंट है जो कंपनी ए को पे करने पड़ेगी आफ्टर 15% डिस्काउंट। आफ्टर 15% डिस्काउंट मतलब ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। कंपनी ए को $0.96 का पोस्ट करना पड़ा था एक लेटर, 1200 लेटर पोस्ट करे, 1152 अमाउंट बन गई। 1152 में 15% मैंने डिस्काउंट दिया, तो मैंने 85% निकाला इस अमाउंट का। इस अमाउंट का 85% निकाला तो कंपनी ए को कितने पे करने पड़े? 979.2 पे करने पड़े। मतलब ठीक है। उसने बोला देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि कंपनी बी ने पोस्ट करे उससे कम लेटर्स। कंपनी बी पोस्ट फ्यूअर लेटर्स है कंपनी ए इन सेम मंथ। कंपनी ए ने कम लेटर्स पोस्ट करे सेम मंथ में, सेम मंथ ने हमारे पास कंपनी ए के मुताबिक कंपनी बी ने कम लेटर्स पोस्ट करे, लेकिन कंपनी ए एंड कंपनी बी ईच पे द सेम अमाउंट टू पोस्ट ए लेटर्स दैट मंथ। कंपनी ए ने और कंपनी बी ने सेम अमाउंट हमारे पास पे करी उस महीने। तो कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स कंपनी बी पोस्ट इन दैट मंथ। कह रहे कंपनी बी ने कितने लेटर्स पोस्ट करे उस मंथ, वो आप निकाल के दिखा दो। तो देखो आपके पास अमाउंट है $0.96। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई देखो अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स को अमाउंट से मिला करा देंगे तो एक्चुअल अमाउंट निकल कर आ जाएगी कितना आपने पे करना है। तो देखो नंबर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स कंपनी बी के एन थे, अमाउंट 0.96 थी पर पोस्टिंग, पर पोस्ट, पर लेटर पोस्टिंग के लिए, और अमाउंट जो टोटल उसने पे करी वो $979.2 पे करी जितनी कंपनी ए ने पे करा था। यानी एन मतलब है 0.96 बेटा हमारे पास बराबर है $979.2 के। यानी मैं फिर से रीड कर रहा हूं, नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड मल्टीप्लाई बाय ईच अमाउंट, अमाउंट ऑफ ईच लेटर पोस्टेड, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगी। और टोटल अमाउंट उसने पहले से बताई हुई उतनी होगी जितनी कंपनी ए की है, जितने कंपनी ए ने पे करा उतनी अमाउंट है। तो मैंने उसी से इक्वेट कर दिया इसको। अब जब मैं एन की वैल्यू निकालूंगा डिवाइड बाय 0.96 करूंगा तो बेटा आपके पास 979.2 डिवाइड बाय 0.96 या देगा 1020। कंपनी बी ने पोस्ट करे 1020 लेटर्स पोस्ट करे। कंपनी ए ने कितने लेटर्स पोस्ट करे? 1200 लेटर्स। कंपनी बी ने कितने करे? 1020 लेटर्स पोस्ट करे। दोनों ने अमाउंट सेम पे करी, दोनों ने अमाउंट 979.2 पे करी। कंपनी बी को डिस्काउंट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कंपनी ए की अमाउंट $1000 से कम ही बन रही है। कंपनी ए की कंपनी बी की अमाउंट $1000 से कम ही बन रही थी, तो बेटा कंपनी बी को कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। इसलिए बेटा यहां पर मैंने कोई डिस्काउंट की बात भी नहीं करी जब हम लोग कंपनी बी की बात कर रहे थे। तो
ठीक है जी, यहां तक की बात में इस पेज में किसी को कोई मसला? No, sir. ठीक है जी, अब देखो इसी का पार्ट सी, पार्ट्स जो है ना वो बढ़े जा रहे हैं यहां पर बेटा देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इन 2022, आगे बस 2022 में द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 1 kg और लेस इज $4.60। आपके पास 2022 में एक पार्सल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इसमें एक टैनी सा बहुत छोटा सा एक एनालिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 1 kg और लेस इज $4.60, यानी अगर आप 1 kg का मास पार्सल करते हैं, किसी को पोस्ट करते हैं, और उसका वेट 1 kg होता है या 1 kg से कम होता है, तो उस पर जो अमाउंट लग रही है वो $4.60 लग रही है। द कॉस्ट इंक्रीज बाय $1.10 फॉर ईच एडिशनल 0.5 kg, यानी हर ½ kg पर आपको $1.10 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अगर आपका 1 kg से ज्यादा मास है तो पार्सल का। अच्छा भाई, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद द मास ऑफ 3.5 kg। कह रहा है 3.5 kg में कितने अमाउंट लग जाएगी पार्सल को पोस्ट करने में, जरा वो बताएं। तो 3.5 को देखो मैंने ब्रेक किस तरह करा, 1 kg, 1 kg की अमाउंट लगेगी $4.60। फिर इसमें मैंने ऐड करा 0.5 kg, अगले 0.5 kg, ½ kg में $1.10 लगेंगे। फिर अगले ½ kg में बेटा $1.10 लगेंगे। फिर अगले ½ kg में बेटा $1.10 लगेंगे। फिर अगले ½ kg में बेटा $1.10 लगेंगे। और फिर अगले ½ kg में बेटा हमारे पास $1.10 लगेंगे। चेक करो, ये 0.5 kg $1.10, 0.5 kg $0.10। ये देखो ये पूरा हमारे पास 2.5 kg बन रहा है, और ये 1 kg 3.5 kg बन रहा है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या बनेगी, आप $4.6 प्लस 5 टाइम्स $1.10, अमाउंट बन रही है बेटा $10.1। ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगी। इसमें अमूमन बच्चे गलतियां करते हैं, मैं क्यों बता रहा था, इसमें एक बहुत माइनर सा पॉइंट है। बच्चे कहते हैं भाई 1 kg की अमाउंट $4.60 है, बचे बाकी 2.5 kg, बचा बाकी 2.5 kg। 2.5 को 1.10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जबकि 2.50 नहीं हो रहा 1.10 से, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.10 से, क्योंकि हर 0.5 kg पर, हर 0.5 kg पर $1.10 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यहां पर बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1.10 हो रहा है, $10.1 हमारे पास का आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप ये एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल इंक्रीजेस बाय 7.2%। कह रहा है पार्सल की कॉस्ट 7.2% इंक्रीज कर दी गई है। आफ्टर द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल इज $13.40, यानी 100% में 7.2% इंक्रीज कर दी अमाउंट, 107.2% हमारे पास अमाउंट हो गई है। परसेंटेज इतना इंक्रीज हो गया है अब हमारे पास, और परसेंटेज इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट उसको पे करनी पड़ी है दैट इज $13.40। तो मैंने ठीक है, तो 107.2% की अगेंस्ट $13.40 को पे करने पड़ रहे हैं। तो 100% अमाउंट कितनी थी वो आपसे ही पूछ रहा है, कैलकुलेट द ओरिजिनल कॉस्ट पोस्ट बाय द पोस्टिंग ऑफ दिस पार्सल। 100% अमाउंट कितनी थी? तो बेटा आपने परसेंटेज के कॉलम में देखो मैंने परसेंटेज लिखा, और वैल्यू के कॉलम में देखो बेटा मैंने वैल्यूज लिखा, और इनको बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। 1 सी क्रॉस मल्टीप्लाई देम, देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 107.2 13.4 मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपने कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करनी, आपने कैलकुलेटर उठाना है, आपने लिखना है 13.4
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 107.2, आपके पास आंसर आ रहा है 12.5। आंसर आ रहा है $12.5, यानी 7.2% इंक्रीज करने के बाद अमाउंट है $13.40, और ओरिजिनल अमाउंट थी हमारे पास $12.5। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल टू 3p प्लस q है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड q व्हेन a इज 23 एंड p इज 5। बड़ा इजी सवाल है ये तो। आपके पास a की वैल्यू 23 आपने पुट करी, 3 टाइम्स p, p की वैल्यू 5 है, q आपको निकालना है, 3 5 15 हो गया। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर 23 माइनस 15, q की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत इजी सवाल था। एक्सपेंड सिंप्लीफाई, अगेन आपके पास देखो फ्री में आपको दो दो नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर फ्री में दो दो नंबर मिल रहे हैं। एक्सपेंड करना है, 2 को 2 से मिला कराया, दैट इज 4x, 2 को 5 से मिला कराया, दैट इज 10, 3 को बेटा x से मिला कराया, दैट इज 3x, 3 को बेटा माइनस से मिला कराया, दैट इज माइनस 18। एक्सपेंशन कर दी, अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, 4x प्लस 3x हमारे पास बेटा 7x हो जाएगा, 10 माइनस 18 माइनस 8 हो जाएगा, 7x माइनस 8 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपके पास वो कह रहा है सॉल्व 5y प्लस 3 इक्वल टू 1। सॉल्व का मतलब सबको पता होना चाहिए, सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल, अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, अननोन की वैल्यू मालूम करना। यहां पर अननोन सिर्फ एक ही है, दैट इज y। आपने करा क्या, आपने y को सब्जेक्ट बनाना है, ये जगह 1 माइनस 3 माइनस 2, y की वैल्यू बेटा माइनस 2/5 आ जाएगी। ये y की वैल्यू निकल कर आ गई, हमने यहां पर y की वैल्यू इनपुट दे दी, आउटपुट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना। यहां पर बेटा अगर मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो फैक्टराइजेशन में बेटा सबसे पहला रूल होता है कि आप कॉमन लें। सबसे पहला रूल आप कॉमन लें। तो सर इनमें कॉमन क्या है, देखो बेटा इनमें कॉमन आ रहा है 4r कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 3r माइनस 2s। अब मजीद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आपके पास बेटा ये जाएगा 4r इंटू 3r माइनस 2s। आप वापस से इनको मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो इसका मतलब आपने आंसर ठीक करा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा, आप अभी ऐसे ही रहने दें और इसके बाद टाइम हो चेक भी कर ले। कह रहा है रीअरेंज करें और बी को सब्जेक्ट बनाएं। कितना आसान सवाल है। तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा था, बी को सब्जेक्ट बनाना है, आपने ए को इधर रखकर 3 को इधर डिवाइड करा दिया, बी बेटा यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट बन गया रीअरेंज होकर, बी की वैल्यू आ गई, बी इज इक्वल टू a/3। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, तो आप यहाँ देखें 2 2 4 5 6 7 8 9 9 मार्क्स तो देखें पेपर 2 में आपको बहुत ही आराम से मिल रहे हैं। ओके जी, a five-sided spinner is numbered 1 2 3 4 5। The table shows the result spinning the spinner 200 times। एक स्पिनर है उसको 200 टाइम्स स्पिन किया गया, स्पिनर है, उसके 5 पोर्शंस हैं। एक में लिखा हुआ है 1, एक में लिखा हुआ है 2, एक में लिखा हुआ है 3, एक में लिखा हुआ है 4, एक में लिखा हुआ है 5। इसको स्पिन किया गया। स्पिन करते तो है ना, यहाँ पर एरो बना हुआ होता है, स्पिनर करने के बाद भाई एरो पे नंबर आ रहा है हमारे पास। तो आपके पास बेटा वो आपसे कह रहा है उसको हमने 200 टाइम स्पिन करा, 1
1 पर जो ये रुका, ये 51 टाइम्स रुका, 2 पर 19 टाइम्स, 3 पर 28 टाइम्स, 4 पर 35 टाइम्स, 5 पर 67 टाइम्स रुका। तो कह रहा है अगर मैं इसका पाई चार्ट बनाना चाहूं, इस पूरे डेटा का पाई चार्ट बनाना चाहता हूं, तो कह रहा है आप एंगल ऑफ सेक्टर निकाल के बता दें नंबर 4 के लिए। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि नंबर 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 35, टोटल वैल्यू कितनी होगी 200, लिखी हुई है 200 टाइम स्पेंड, इसको हमारे पास इन्होंने स्पिन करा है। 4 पर फ्रीक्वेंसी 35, टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है, मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 360 कर लेंगे, इट बिकम्स 35 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास 63 डिग्री आ जाएगा। ये वो एंगल आ जाएगा बेटा जिस पर हमारे पास वो एंगल ड्रॉ होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपके पास यहां पर वो आपसे बोल रहा है कि यूज रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर लैंड्स ऑन 3, अ स्पिनर लैंड्स ऑन 3, उधर वैल्यू कितनी है 28, तो 28 पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालती है, फेवरेबल इवेंट्स 3 पर कितनी दफा लैंड कर रहा है 28 टाइम्स, डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स, सिंप्लीफाई कर लें इसे, 2 1 जा 2 4 जा 2 100 जा, 2 7 जा 2 50 जा, तो 7/50 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, यूज द रिजल्ट्स टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पिनर लैंड्स ऑन द नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 30। आपके पास फैक्टर ऑफ 30 में, फैक्टर ऑफ 30 क्या क्या होते हैं इन नंबर्स में, देखें ना, फैक्टर ऑफ 30 कौन सा है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 30, यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, यस, 2 के टेबल में 30 आता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, यस, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 30, नो, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30, यस, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ 30 हैं। तो फैक्टर ऑफ 30 जब स्पिनर को स्पिन करें 200 टाइम्स, तो फैक्टर ऑफ 30 वाला नंबर आए, यानी 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो बेटा इन सब का सम कर लूंगा मैं, 51 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 67, ये देखो 51 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 67 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम दैट इज 200, ये हमारे पास बेटा फेवरेबल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स कर दिया मैंने। 51 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 67 165 डिवाइड बाय 200, आंसर आ रहा है बेटा 33/40, ये आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया। अब उसने बोला कि भाई यही स्पिनर है, मैंने इस स्पिनर को 3000 टाइम्स स्पिन करा, पहले 200 टाइम्स करा था, अब 3000 टाइम्स करा है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टाइम इट लैंड्स ऑन इवन नंबर, कह रहा है इवन नंबर पर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टाइम इट्स लैंड्स ऑन एन इवन नंबर। देखो जब 200 टाइम्स स्पिन करा था, तो इवन नंबर पर लैंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इवन नंबर वाले इवेंट्स कौन से थे, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, देखो ये इवन नंबर वाले इवेंट्स हैं। तो इवन नंबर वाले इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 19 प्लस 35, तो 19 प्लस 35 हो गया बेटा हमारे पास, 19 प्लस 35 54, यानी जब 200 टाइम्स स्पिन करा था, तो इवन नंबर्स हमारे पास 54 टाइम्स आ रहे थे, या तो वो 2 आ रहा था या वो 4 आ रहा था। अब जब 3000 टाइम्स स्पिन करेंगे, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कितनी दफा आएंगे ये हमें निकालना है, एस्टिमेट नंबर ऑफ टाइम इट लैंड्स ऑन इवन नंबर। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लेना है, इसे वैसे कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अप्लाई करना। 200 टाइम्स पे जो काम हो रहा है उसी के रिलेटिवली हम लोग ने 300 टाइम्स में वर्किंग को देख रहे हैं हम लोग। 200 टाइम्स में 54 टाइम्स हमारे पास इवन नंबर आ रहा है,
तो 300 टाइम्स में कितने टाइम्स हमारे पास इवन नंबर आएगा? अब रिलेटिवली हम लोग चेक कर रहे हैं, तो अगर आप क्रॉस में लेकर आओ 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 54 मल्टीप्लाई बाय 3000, और 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 200 करेंगे, यू विल गेट 810। यानी अगर आप स्पिनर को स्पिन करोगे 3000 टाइम्स, तो बेटा इवन नंबर पर वो लैंड करेगा, उसमें हमारे पास कितनी दफा लैंड करेगा? 810 टाइम्स लैंड करेगा, 810 टाइम्स लैंड करेगा। ठीक है जी, यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट, ओके जी। बेटा ये है द डायग्राम शोज द पेंटागन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। कह रहा है ये पेंटागन है, पेंटागन क्यों है? 1 2 3 4 5 साइड फिगर है। कह रहा है इसका एरिया निकाल कर बता दें। अब जाहिर सी बात है, ये जो शेप है ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये कोई ऐसी शेप नहीं है जिसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो। जैसे हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर पैराग्राम का है, एरिया ट्राइंगल का है, इनकी एरियाज के फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन बेटा हमें इस शेप का एरिया का फॉर्मूला हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? हम शेप को ब्रेक करेंगे। हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। यहां पर हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल में अपनी शेप को ब्रेक कर दिया। यहां पर भी हमारे पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अब देखो बेटा यहां पर ये लेंथ है 4 और ये पूरी लेंथ है 12। तो 12 में से बेटा अगर मैं 4 माइनस करूंगा, तो बेटा मेरे पास ये पर्पल की लेंथ आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 8। ये लेंथ आ जाएगी 8, ये लेंथ है 4। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये पूरी लेंथ 15 है, ये पूरी लेंथ 15 है। 15 में से बेटा 9 माइनस कर दूंगा, ये लेंथ बन जाएगी बेटा 6। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और फिर ट्राइंगल का एरिया ऐड कर लूंगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो लेंथ टू ब्रेथ हो जाएगा बेटा 15 इंटू 4 प्लस हाफ। बेस और हाइट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, 8 और 6 लेंथ के दरमियान बेटा एंगल 90 डिग्री है। बस 15 4 जा 60, और ये 2 1 जा 2 4 जा 8 हो गया, 6 4 24। ये मेरे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया निकल कर आ गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई है, तो मैं जरा इसको मिटा रहा हूं। पेरीमीटर से मुराद होता है बेटा सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको आपने ऐड करना है। सर मजे की बात है, सारी लेंस पता है सिवाय इसके। तो अगर मैं पिछली डायग्राम को जिस तरह मैंने ब्रेक करा था उसको वापस से लेकर आऊं, तो आपको पता चलेगा बेटा ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल की लेंथ पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास एक्स की लेंथ निकल कर आ जाएगी। 6 का स्क्वायर 36, 64 स्क्वायर रूट लिया, थैंक यू महक। ये आपके पास बेटा लेंथ आ गई 10। अब आप सबको ऐड कर लो। देखो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, 15 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12। वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस थिंग। 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 9 28 प्लस 10 प्लस 12, इट इज गोइंग टू बी 50। आपके पास आंसर निकल कर आ रहा है 50। 50 इज द सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ठीक है जी, आई होप किसी को मसला नहीं हुआ यहां तक की बात में। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा वो आपसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है स्फीयर का। A sphere has a volume 2572, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये तो बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन। वॉल्यूम बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब
वॉल्यूम बराबर है 2572, द ओनली अननोन ओवर हेयर इज द रेडियस। तो बेटा आप 2572 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 3 से, डिवाइड बाय 4 कराओगे, 4 पाई से डिवाइड करा दोगे, और इस जगह आर क्यूब की वैल्यू। भाई जो भी आंसर आए, या आप अभी काम करें क्यूब रूट बोथ साइड ले लें, ताकि परफेक्ट आंसर आए। कैलकुलेटर में पूरी डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा, 2572 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 पाए, और ये आर क्यूब का भी क्यूब रूट। तो कैलकुलेटर में जाएं, 2572 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं कि कैलकुलेटर में किस तरह लिखना है। अक्सर बच्चे ये भी प्रॉपर्ली लिख नहीं पाते, तो जरा गौर से देख लीजिएगा बेटा कैलकुलेटर में किस तरह लिखना है। ये देखें, आपने पहले डिवाइड का साइन लगाया, बल्कि डिवाइड नहीं, सबसे पहले देखो शिफ्ट दबाकर ये वाला साइन है, इसे कहते हैं क्यूब रूट का साइन। फिर आपने फ्रैक्शन को लगाया, फिर आपने लिखा 2572 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, और यहां पर शिफ्ट दबा के देखो बेटा मैं पाई लिख रहा हूं। यहां पर बाज़ औक़ात 4 पाई में आंसर नहीं आ रहा था, आपको बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, घबराए नहीं इस बात से कि यार आंसर नहीं आ रहा था। देख लें कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन बाज़ औक़ात जैसे 4 पाई लिखा हुआ है, तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं लेता उसको, वो इससे एरर दे देता है। तो आप बेटा उससे परेशान मत होइएगा। मल्टीप्लाई का साइन डाला 8.499, पहले मैं 4 सेकेंड फिगर में लिखूंगा, और बेटा इसको फिर 3 सेकेंड फिगर में कन्वर्ट कर लूंगा। 8.4 ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 8.50 बेटा हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर होगी, किसी को मसला नहीं होगा। मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूं, जैसे इन केस अगर कोई स्क्रीन शेयर कभी नहीं हो रही हो तो आप मुझे फौरन बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमने आंसर लिख दिया 8.499 हमारे पास आंसर आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करा, 9 के बाद 9 लिखा हुआ था, मैंने इसमें 1 ऐड करा तो ये 10 बन गया, 10 के बाद बेटा इसमें 1 ऐड हो गया तो ये 8.50 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ हो गई इसकी। फिर बेटा देखो आपसे क्या कर रहे हैं, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 2 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 22.5 सेंटीमीटर, जो ऊपर लिखा हुआ है क्यूबॉइड दिया हुआ भी है, ठीक है ना। कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, कह रहा है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल के बता दें। तो देखो क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है जो कि क्लोज क्यूबॉइड है, इसके सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अगर याद नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, राइट सरफेस का एरिया निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि लेफ्ट सरफेस का एरिया भी वही होगा। टॉप सरफेस का एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही बॉटम सरफेस का एरिया होगा। फ्रंट सरफेस का एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही बैक सरफेस का एरिया होगा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो वरना सिंपल सी बात है, ये हो गई लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ 22.5 इंटू 6 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूं, 6 इंटू 2 प्लस लेंथ 22.5 इंटू हाइट, ये हमारे पास बेटा पूरी वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी यहां पर। अब आप कैलकुलेटर में बस 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 135, 6 टू द 12, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास हो गया बेटा 45। जो भी आंसर आए उसको बेटा आप 2 से मिला करा दें, 135 प्लस 12 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। बिल्कुल सही कहा आलिश भाई, ठीक है जी। अ क्यूब
ऑफ एज x सेंटीमीटर हैज द सेम सरफेस एरिया एज अ क्यूबॉइड। कह रहा है हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब में 3D शेप होती है बेटा, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एजेस बराबर होते हैं। has the same surface area as a cuboid, form an equation in x and solve it to find the length of the edge of the cube to show your working। देखो बेटा एक क्यूब है, क्यूब की बेटा सारी सरफेसेस बराबर होती हैं, अब हर लेंथ x है, हर लेंथ x है इसकी, हर एज की लेंथ x है, x है, x है, ये हमारे पास पीछे ये x है। तो आपके पास देर आर 6 सरफेसेस, हर सरफेस स्क्वायर है, क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और हर सरफेस स्क्वायर, हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो एक सरफेस का एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 6 सरफेस का हो जाएगा 6 टाइम एक्स स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया, फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस का एरिया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह की 6 सरफेसेस हैं, तो 6x स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया, और ये बराबर हो गया, उसने बोला बराबर रखो जितना क्यूबॉइड का एरिया था टोटल सरफेस एरिया, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 384, आपने 384 को डिवाइड बाय 6 कर दिया, 64 आ गया। x स्क्वायर के लिए 64, आपने बेटा स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी +-8, बट क्योंकि x एक लेंथ है, इससे बेटा मैं x की वैल्यू 8 लूंगा, यहां पर 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया मैं आपने, ठीक है ना। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, स्टैट से रिलेटेड सवाल है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ईच कंप्लीट अ पजल, एक सेकंड रुक जाएगा। अच्छा जी, अब देखो बेटा आपके पास यहां पर लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ईच कंप्लीट अ पजल, द टेबल शोज द टाइम ईच स्टूडेंट टुक टू कंप्लीट द पजल। भाई 80 टू 120 सेकंड्स बोले, 13 स्टूडेंट्स को लगे टाइम, इतना टाइम 13 स्टूडेंट्स को लगा पजल कंप्लीट करने में। 120 से 140 सेकंड्स लगे 26 स्टूडेंट्स को टाइम लगा पजल कंप्लीट करने में। 140 से 150 सेकंड्स टाइम लगा 27 स्टूडेंट्स को। 150 से 240 सेकंड्स लगा बेटा 24 स्टूडेंट्स को टाइम लगा पजल कंप्लीट करने में। मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। उसने फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट वो टुक 2 मिनट्स 20 सेकंड्स और लेस टू कंप्लीट द पजल। कह रहा है कितने बच्चे हैं जिनको 2 मिनट और उससे कम टाइम लगा, 2 मिनट्स 20 सेकंड से कम टाइम लगा पजल कंप्लीट करने में। तो मैंने बोला देखें बेसिकली 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकंड्स, तो 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स ये हो जाएगा 140 सेकंड्स, यानी 2 मिनट्स 20 सेकंड से लेस देन का टाइम का मतलब ये है कि 140 सेकंड से कम टाइम कितने स्टूडेंट्स को लगा पजल कंप्लीट करने में। अलग तरीके से पूछ रहा सवाल, डायरेक्ट पूछ रहा था 140 से लेस देन टाइम, 140 या 140 से लेस देन टाइम कितने स्टूडेंट्स को लगा पजल कंप्लीट करने में, डायरेक्ट पूछ लेता। लेकिन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स लिखा, 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकंड्स, 120 प्लस 20 140 सेकंड्स, तो आपके पास 140 सेकंड से कम टाइम कितने स्टूडेंट्स को लगा 13 प्लस 26, विच इज इक्वल टू 39। बिल्कुल सही कहा आपने भी, 39 स्टूडेंट्स है जिनको इससे कम टाइम लगा या इतना टाइम लगा। कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन इन सेकंड्स टू कंप्लीट द पजल। कह रहा है मीन टाइम निकाल के बता दें। नाउ दिस वन इज समथिंग कि आपको थोड़ी सी वर्किंग यहां पर करनी पड़ेगी। देखो बेटा आपके पास ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार को मीन कहते हैं, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ एफ ये रहा, इस पूरे को ऐड कर लो, 13 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 24,
अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो देखो देखो 13 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 24 इज 90। वेरी गुड महक, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन सम ऑफ एफ एक्स किस तरह निकालेंगे? तो यहां पर बेटा एफ एक्स का सम निकालना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कराना है। सर एक्स क्या है, एफ क्या है? एफ तो आपके सामने बेटा ये फ्रीक्वेंसी है। अगर यहां पर इंटरवल्स की फॉर्म में बेटा डेटा गिवन है तो एक्स की वैल्यू इसका मिड पॉइंट होता है। 80 और 120 का मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे? ये देखो 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, 100 आ रहा है। 100 इसका मिड पॉइंट है। माइनस नहीं कराना, ये नहीं कि 120 माइनस 80 डिवाइड बाई 2, नहीं, 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, 120 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, ये हो रहा है 130। 130 इसका मिड पॉइंट है। देखो 140 आपको पता भी चल रहा है 145 होगा इसका मिड पॉइंट। 140 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, 145 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यूज हैं। 150 प्लस 240 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास होगा 195 हो जाएगा। अब सम ऑफ एफ एक्स क्या है कि बेटा आपने ये एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आपके पास एफ की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 100, 13 मल्टीप्लाई बाय 100, 1300 हो जाएगा। 130 मल्टीप्लाई बाय 26, 3380 हो जाएगा। और 145 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हो जाएगा बेटा 3915। और बेटा 195 मल्टीप्लाई बाय 24 बेटा ये आ जाएगा 4680। अब बेटा इनका सम लेना है, 1300, 3380, 3915, 4680 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ एफ कितना आ रहा है? 90। तो 1300 प्लस 3360 प्लस 3915 प्लस 4680, ये हो रहा है बेटा हमारे पास 13255। द आंसर इज 13255 डिवाइड बाय 90 एंड आई बिलीव 13275। आप लोग जरा चेक कर लें, मेरा 13255 आ रहा है। तो इसको डिवाइड बाय 90 करा हम लोगों ने, आंसर बन रहा है 147.2 बन रहा है। चेक कर लें बेटा, मेरे पास शायद गलत हो तो सब अपने लेवल पर चेक कर लें। अच्छा जी, मेरे पास या तो फिर मैं कोई वैल्यू गलत इनपुट दे दी होगी मैंने। 1300 प्लस 3380 प्लस 3915 प्लस 4680, फिर से चेक कर लिया मैंने, 13275 बन रहा है। सही है, ठीक है, थैंक यू बेटे। इसको डिवाइड बाय 20 करा, 90 करा सॉरी, एंड वी गॉट 147.5। ये हमारे आंसर निकल कर आ गया। 3 नंबर हमें मिल गया 147.5 निकलने की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगेन अब ग्राफ से रिलेटेड सवाल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। आपने यूज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम यूज करते हुए आपने ये टेबल फिलअप करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, फ्रीक्वेंसी का टेबल फिलअप करना है आपने। सही ना, याद रहे आपने फ्रीक्वेंसी का टेबल फिल अप करना है। ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डायग्राम दी हुई है, ये फर्क है जरा सा। अब देखो आपने 100 से 150 के दरमियान देखना है कितनी वैल्यूज हैं। 100 से 150 के दरमियान देखो, 100 हमारे पास ये आ रहा है और 150 ये आ रहा है। अब जो इनके दरमियान लोग हैं ना, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब सबसे पहले आप रीडिंग देखें। रीडिंग में क्या है देखो, हर 10 बॉक्स के बाद 20 का डिफरेंस है, हर 10 बॉक्स के बाद। तो देखो 20 वैल्यू डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी एक टाइनी स्मॉल बॉक्स, वन टाइनी स्मॉल बॉक्स वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स के बराबर है, और एक्स एक्सिस पर 50 का डिफरेंस है हर 10 स्मॉल बॉक्स के बाद।
तो 50 डिवाइड बाय 10 हो गया 5 हो जाएगा हमारे पास यहां पर। अब देखो बेटा गौर से, यहां पर आपने एक चीज देखनी है, बहुत ही गौर से देखनी है। देखो 100 के अगेंस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, और 100 के अगेंस्ट 150 के अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू चेक कर लें आप। देखो यहां पर वैल्यू आ रही है 22, 24, 26, 28, 30। ये वैल्यू आ रही है 30, और ये वैल्यू आ रही है बेटा 2, 4, 6, 8। तो 30 माइनस 8 इनके दरमियान की वैल्यूज हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो इनके दरमियान की है, ये हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी निकल रही है 100 और 150 के दरमियान की। तो 30 माइनस 8 इज गोइंग टू बी 22। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है यहां पर। ना 30 आंसर है ना 8 आंसर है, 30 माइनस 8 आपके पास आंसर है। फिर 200 पर वैल्यू चेक करी मैंने, तो देखो ये 62 हो गया, 64 हो गया, 66 है यहां पर वैल्यू। तो 66 माइनस 30, ये वो वैल्यूज हैं बेटा हमारे पास जो कि 150 और 200 के दरमियान है। तो 66 माइनस 30 कितना हो गया हमारे पास, 36 हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर 250 के अगेंस्ट आप वैल्यू चेक करें। ये बेटा हमारे पास 110, 102 आ गया, 112 आ जाएगा यहां पर। तो 112 माइनस 66, ये 46 बन रहा है आपके पास बेटा। यहां पर वैल्यू आ जाएगी 46, और 300 पे तो वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 120। तो 120 माइनस 112 हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 8। ये फ्रीक्वेंसीज बेटा हमारे पास निकल कर आ गई यहां पर। आई होप यहां तक की बात में किसी बच्चे को भी मसला नहीं होगा। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन दिखा दें बेहतर है, दिखा दें बेहतर है, जरूरी नहीं है। यूज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। मीडियन का एस्टिमेट किस तरह निकालते हैं, आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 120 लिखी हुई है ना, 120 को डिवाइड बाय 2 करो, आ रही है वैल्यू 60। 60 के अगेंस्ट वैल्यू देख लो, एक्सी क्या है बेटा, वो आपका मीडियन है। अगेंस्ट वैल्यू को हम लोग को मीडियन कहेंगे। देखो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू है। तो एक यूनिट 5 के बराबर है, 200 से एक यूनिट पीछे हम लोग हैं। तो बेटा मेरे पास मीडियन निकल के क्या आ जाएगा, 200 माइनस 5, दैट इज 195। तो हमारे पास बेटा यहां पर मीडियन निकल कर आ रहा है 195। मैंने यहां पर लिख देना है 195। ठीक है जी। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल, अगेन बड़ा ट्रिकी सवाल। सवाल लिखिएगा 55% ऑफ द अडल्ट टुक बिटवीन 125 सेकंड्स एंड के सेकंड्स टू कंप्लीट द पजल। 55% वो बच्चे थे जिन्होंने 125 से लेकर के सेकंड्स तक, 125 से लेकर के सेकंड्स तक टाइम लिया था पजल को सॉल्व करने के लिए। मैं अच्छा, मैं ये 55% बच्चा होता कितना है, तो मैंने 55% ऑफ 120 निकाला, यानी 55 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 करा, ये आ रहा है 66 बच्चे। तो मैं 125 पर गया, क्या और से पहले लेते हैं, मैं 125 पर गया, देखो 125 पर गया, यहां पर, यहां पर आपके पास वैल्यू आ रही है 18। 18 में बेटा मैंने 66 ऐड कराया, 18 में मैंने 55% बच्चा ऐड करवाया, तो 18 प्लस 66 कितना हो गया, ये आ गया बेटा 84। कितना आ गया, 84। अब मैं 84 के अगेंस्ट टाइम चेक कर लूंगा।
तो ये जगह बेटा 200 के बाद 5 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स हैं, एक स्मॉल बॉक्स 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा बेटा 215। तो के की वैल्यू आ जाएगी 215, यानी 55% बच्चों ने 125 से लेकर 215 सेकंड तक टाइम लिया टू कंप्लीट अ पजल। आप ये चेक करें कि मैंने 125 के अगेंस्ट जो वैल्यू निकाली 18, इसमें मैंने 55% बच्चा ऐड कराया। अब ये जो बच्चा है ना बेटा, गौर से देखें, ये जो बच्चा है ये 55% बच्चा है, ये बच्चा 55% बच्चा है, तो इसने कितना टाइम लिया बेटा? मैंने 125 के अगेंस्ट जो वैल्यू ली थी उसी में 55% बच्चा ऐड कराया, तो इससे मुझे टाइम की अपर लिमिट दे दी, दैट इज 215। तो 55% बच्चों ने 125 से लेकर 215 सेकंड तक टाइम लिया, और वो 55% बच्चे कितने थे? वो 66 बच्चे थे, वो 66 बच्चे थे। ये बीच में 66 बच्चे हैं, ये 84 नहीं है, ये 66 बच्चे हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला, कोई परेशानी? नो सर। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे y इक्वल्स टू x प्लस 2 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ये पता भी चल रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर राइट साइड लाइन जा रही है। अगर किसी ने ग्राफ फंक्शन की वीडियो देखी हो तो बेटा उसमें ये था कि आपके पास कॉर्नर टू कॉर्नर राइट साइड लाइन जा रही है, और ये 2 इसका y इंटरसेप्ट है, तो y इक्वल टू x प्लस 2 बेटा इसका लाइन की क्वेश्चन है। कह रहा ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 7। कह रहा x प्लस 2y इक्वल टू 7 लाइन को ड्रॉ करो। देखो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, लाइन कैसी भी हो। आपने मिसाल के तौर पर x की जगह एक ऐसी लिखें जिसको प्लॉट करना आसान हो, इंटीजर वैल्यू हो। मैंने x या 1 रखा, ये हो गया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। इधर से बेटा y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया। ये 1,3 आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ गया 1,3। अब आप x की जगह कोई और सी वैल्यू पुट कर लो, या y की जगह 0 पुट कर लो। मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। पॉइंट हो गया 7,0। देखो मैंने एक और पॉइंट बनाया 7,0। स्केल लेना है आपने, आपके पास एक स्केल तो होगा लाजमी, आपने स्केल से बेटा ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ज्यादा दूर तक नहीं ले आना, ये बस ये यहां तक। ठीक है ना, आपने लाइन ड्रॉ कर ली। वंस लाइन ड्रॉ हो गई बेटा आपके पास, यूज द ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन। कह रहा है ये ग्राफ ड्रॉ, ग्राफ को देखें साइमल्टेनियसली, ग्राफ को ये देखते हुए आप बताएं कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इनका सॉल्यूशन होता है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा मेरे पास? 1,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 है, ये आपके पास सॉल्यूशन है ग्राफ से। दैट्स इट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बड़ा, अब इन्होंने जरा सा टिपिकल सवाल दिया है बड़ा अच्छा सा, कि आप जरा इसको सही से फॉलोअप कर लेना इसका। देखो बेटा आपके पास, मैं एक काम करता हूं, ऊपर मुझे बार बार जाना पड़े, मैं ऊपर वाली डायग्राम को जरा नीचे कॉपी कर लेता हूं। देखो हमने ये y इक्वल्स टू x प्लस 2 वाली लाइन ऑलरेडी बनाई हुई है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 वाली लाइन, और ये लाइन हमने अभी एक और बनाई थी, और लाइन कौन सी थी? x प्लस 2 y इक्वल टू 7। इन्होंने एक और लाइन दे दी x इज लेस देन इक्वल टू 5।
तो पहले आप इक्वल टू 5 देखें, ऐसे एक्स इज इक्वल टू 5 वाली लाइन कौन सी होगी इसमें? ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 5 वाली लाइन ये एक्स इज इक्वल टू 5 है और एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 7, ये लाइन की क्वेश्चन है। अब देखो y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, अगर यहां पर लेस देन लिखा हुआ है तो बेटा आप डाउनवर्ड इंटरेस्टेड हैं, इस लाइन के डाउनवर्ड इंटरेस्टेड हैं। एक्स प्लस 2 वाई ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है, इस लाइन के आप अपवर्ड इंटरेस्टेड हैं। और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इस लाइन के आप लेफ्ट साइड इंटरेस्टेड हैं। आपने शेड एंड लेबल द डायग्राम, आपने इस डायग्राम को शेड करना है और लेबल करना है आर। ये देखो बेटा मैं इसको शेड कर रहा हूं, और इसको आपने ये एरोज वगैरह तो नहीं बनाने, ये आपने आर शेड कर दिया, इसको आर बना दिया, लेबल कर दिया। द पॉइंट जी इज ऑन द रीजन आर। मैं जरा सा इसको वापस से, कह रहा, the point z is in region r, the x coordinate of the y and the y coordinate of the point z are both integers. The point z does not lie on the boundary of the region r. Find a number of the possible positions of the point z. देखो पॉइंट z लाई कर रहा है इसी ग्रे शेडेड रीजन पर, लेकिन ऑन द लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑन द बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पॉइंट z के इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट z क्या क्या हो सकता है, गौर से देखिएगा। पॉइंट z बेटा हमारे पास ये भी हो सकता है 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 3,3, 3,4, 2,3, ये सारे z पॉइंट्स हो सकते हैं, इसकी ये सारी पोजीशंस होती हैं। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस, तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन हमारे पास 7 आ रही हैं। देयर आर 7 पॉसिबल पोजीशंस हियर। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट z is 1 more than the x कोऑर्डिनेट। अब उसने कंडीशन और बढ़ा दी, द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z is 1 more than its x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट एक ज्यादा है उसके x कोऑर्डिनेट से। इन z में से देखो ये सारे z पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें इसका y कोऑर्डिनेट एक ज्यादा है उसके x कोऑर्डिनेट से? कह रहा वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स निकल के दिखाओ। तो बेटा अगर आप यहां पर, मैं इनको ग्रीन मार्क कर रहा हूं, 2,3, इसमें x y एक ज्यादा है x कोऑर्डिनेट से। 3,4, इसमें y एक ज्यादा है x कोऑर्डिनेट से। 4,5, इसमें बेटा y एक ज्यादा है x कोऑर्डिनेट से। तो बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं इन z में से जिसमें y एक ज्यादा है x कोऑर्डिनेट से, दैट इज 2,3, दैट इज 3,4 एंड 4,5। बाकी देखो ऐसा नहीं है, देखो ये पॉइंट है 4,4, दोनों इक्वल है। ये पॉइंट है 4,3, इसमें x ज्यादा है y से। ये है 4,2, इसमें x ज्यादा, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 ज्यादा है हमारे पास y से। हमें तो y एक ज्यादा चाहिए x से, तो सारे पॉइंट्स निकल कर आ गए यहां पर। ठीक है जी, किसी बच्चे को यहां तक की बात में मसला, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? जबरदस्त। आसान। ओके जी, कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकंड। ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ में बेटा किसी भी लाइन का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकंड्स हमारे पास एक ही लाइन है, ये लाइन, इसका ग्रेडियंट निकाल लो। अब देखो इसका ग्रेडियंट किस तरह निकालें, कोई पॉइंट की मदद से निकाल लेता है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है सर ये वाला पॉइंट है 8,6, ये पॉइंट है 0,0, तो सर ग्रेडियंट निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कर लें। तो 6/8 यानी 3/4 यानी 0.75। ये 3/4 भी लिख दें, मसला नहीं है, 0.75 लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी।
कोई राइज ओवर रन से कर ले, राइज 6 है, रन 8 है, तो राइज 6 ओवर रन, ये भी कर ले, कोई मसले वाली बात नहीं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन t इक्वल्स टू 8 टिल t इक्वल्स टू 90। कह रहा है इस पोर्शन में साइक्लिस्ट की मोशन को डिस्क्राइब करें। क्या चीज कांस्टेंट है? कांस्टेंट बोला ना आपने, कांस्टेंट क्या है बेटा? तो स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, सही है, जबरदस्त, वेरी गुड। स्पीड इज कांस्टेंट, और यार अच्छी चीज है, आप ये बोले एन एक्सेलरेशन इज 0। सही है ना? साइक्लिस्ट स्पीड इज कांस्टेंट, अच्छी इंग्लिश में लिखते हैं, साइक्लिस्ट स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है जी, एक्सेलरेशन आपकी 0 है यहां पर। हाँ मेंशन कर दें बेटर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप, वैसे तो आप एक को भी कर देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, लेकिन ये मैंने आपको दोनों इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी तरह से पूरी तैयारी रखें, वरना कोई एक भी कर दे तो आपका स्पीड इज कांस्टेंट, ये मेन मेन पॉइंट ये था वैसे। तो अगर आप स्पीड कांस्टेंट बता देते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी ऐसे बता देते, 0 थी हमारे पास, ये बता देते, तब भी हमारे पास पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट इन द फर्स्ट 558 ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। कह रहा है भाई आपने पास, इस साइक्लिस्ट ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करा दैट इज 558 मीटर्स। कह रहा है भाई आप जो है ना टी की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे, टी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा टी अननोन है। तो मतलब एरिया अंडर दी डिस्कवर, एरिया अंडर दी लाइन, एरिया अंडर दी ग्राफ इज दी डिस्टेंस ऑफ द साइक्लिस्ट। तो इधर ट्रेपीजियम बनता हुआ आ रहा है, एरिया अंडर दी ग्राफ क्या है? ट्रेपीजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो इसकी लेंथ हो गई टी, और ये लेंथ हो गई बेटा, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ हमारे पास हो गई 90 माइनस 8। व्हाट इज 90 माइनस 8? 82 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट बेटा मेरे पास 6 है इसकी, दिस इज दी हाइट, ये हाइट हमारे पास क्या है? 6 है। ये बराबर है बेटा हमारे पास 558 मीटर के। आपने 558 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा, डिवाइड बाय 6 करा, आपके पास t प्लस 82 की वैल्यू, या आप यूं कर लें 2 1 जा 2 3 जा 6, 558 डिवाइड बाय 6, 558 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 186, और 80 उधर उधर आके माइनस हो जाएगा, आपके पास टाइम की वैल्यू बेटा आ जाएगी 104। ये हमारे पास टाइम आ गया 104। बेटा मेरे पास डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस हुए है। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ने ऑलरेडी दिया हुआ 58, मैं भी डिस्टेंस निकाल लेता हूं। जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो ट्रेपीजियम का एरिया है, तो मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये टी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ बेटा 82 आ रही है, 90 में से ये 8 माइनस कर दें तो बेटा ये 82 हो जाएगी लेंथ। हाइट इसकी बेटा 6 हो गई, दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वेट कर दिया, और बेटा यहां से टी की वैल्यू निकाल ली, 104 आ गई। ठीक है जी, आई होप किसी को मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कन्वर्ट 6 किलोमीटर, कन्वर्ट 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 6 मीटर पर सेकेंड है, देखो मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा 6 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर आपने इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, आवर में, तो बेटा उसको डिवाइड बाय 3600 करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000 हो रहा है ये। तो देखो बेटा हमारे पास 0 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 10,
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 10, 21.6 हमारे पास बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आई होप यहां तक की बात में कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहां पर उसने आपसे बोल दिया डिवाइड बाय 1000, क्या बेटा कुछ पूछ रही हो आप? हाँ, मैंने यहां पर डिवाइड बाय 1000 करा और डिवाइड सेकंड को डिनोमिनेटर में सेकंड लिखा हुआ था उसको डिवाइड बाय 3600 करा। तो बेटा जब ये रेसिप्रोकल हुआ तो मल्टीप्लाई में चले गया 3600 और डिवाइड बाय 1000 एज इट इज रहा। मीटर से किलोमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 1000। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बेटा आपके पास, कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 352 किलोमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट किलोमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज 4.2 आवर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 आवर। अच्छा भाई, कैलकुलेट दी अपर बाउंड, कह रहा अपर बाउंड निकाल के दिखा दें किसका? एवरेज स्पीड का। देखो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो देखो वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है टोटल डिस्टेंस 352 है और टोटल टाइम है 4.2 आवर्स। तो सर इसको आप डिवाइड कर दें आप, लेकिन नहीं, हमें एवरेज स्पीड का अपर बाउंड चाहिए, अपर बाउंड चाहिए इसका। अगर मुझे इसका अपर बाउंड यानी बड़ी वैल्यू चाहिए तो बेटा 352 का अपर बाउंड होना चाहिए और 4.2 का लोअर बाउंड होना चाहिए। जितनी न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, उतना टोटल फ्रैक्शन का ज्यादा आंसर आएगा। हमें ज्यादा आंसर चाहिए, हमें अपर बाउंड चाहिए टोटल का। तो मैंने 352 का अपर बाउंड लिया। 352 टू द नियरेस्ट किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, नियरेस्ट किलोमीटर का मैं 1 किलोमीटर, 1 को डिवाइड बाय 2 करा 0.5। तो अगर बेटा 352.5 ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा, 352 में 0.5 ऐड करो, ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा। सो ओवर हियर मैं इसको 352.5 कर लेता हूं और यहां पर जो टाइम है वो 0 पॉइंट करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 आ रहा है, तो 0.1 को डिवाइड बाय 2 करो, you will get 0.1 divided by 2, that is 0.05। तो 4.2 आवर्स में, 4.2 आवर्स में माइनस 0.05 करा मैंने, 4.15 आवर हो गया। इसमें बेटा आपने ऐड करा 0.5, इसमें आपने अपर बाउंड आ जाएगा इससे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करा दें, 0.05 सब्ट्रैक्ट करा दें, तो बेटा आपके पास अगर आपने टाइम में 0.05 सब्ट्रैक्ट करा दिया तो बेटा ये बन जाएगा 4.15, ये इसका लोअर बाउंड आ गया। तो ये 4.2 की जगह देखो मैं यहां पर भी लिख रहा हूं 4.15। मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस था 352, इसमें बेटा मैंने 0.5 ऐड कराया, इसका अपर बाउंड हो गया 352.5। टाइम था बेटा मेरे पास 4.2 आवर्स, इसमें बेटा मैंने माइनस 0.05 कराया, इसका लोअर बाउंड आ गया 4.15। ये अपर बाउंड आ गया, ये लोअर बाउंड आ गया। अब पूरे फ्रैक्शन का लोअर अपर बाउंड निकल कर आएगा क्योंकि आपने न्यूमरेटर में अपर बाउंड लिखा है, डिनोमिनेटर में लोअर बाउंड लिखा है। तो 352.5 डिवाइड बाय 4.15, ये हो गया 84.93, 3 सेकंड फिगर में 84.9 आपके पास किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक की बात में किसी बच्चे को मसला? नो सर। चले जी आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का सवाल है, इजी सवाल है। आपसे बोला बेटा यहां पर ए मैट्रिक्स निकाल के दिखा दो,
मैंने बोला देखें ये मैट्रिक्स है 2 3 5 2, इसको यहीं रहने दें। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट करा दें, और लेफ्ट हैंड साइड में -3 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर आकर +3 हो गया। अब पहले आप हर एक एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कराएं। 2 - 5 -3 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। 5 - -4 तो ये प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 - -1 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पूरे को डिवाइड बाय 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस फ्रैक्शन से, इस सॉरी इस मैट्रिक्स से। तो आप मुझे बताओ हर एक एलिमेंट 3 से डिवाइड होगा। -3 डिवाइड बाय 3 -1, 0 डिवाइड बाय 3 0, 9 डिवाइड बाय 3 3, 3 डिवाइड बाय 3 1 हो जाएगा। ये हमारे पास बेटा ए मैट्रिक्स निकल कर आ गया। अब बेटा आपके पास यहां पर बी मैट्रिक्स है, कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 2। तो भाई आपको भी डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। आप बोले भाई आपने डिटरमिनेंट निकाल के दिया, मैं भी डिटरमिनेंट निकाल के दे देता हूं। तो यहां पर डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं? 2 - 2 4p, इसका मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे। पहले आप पहले राइट एंगल को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p इज गोइंग टू बी 2p माइनस, फिर बेटा लेफ्ट एंगल को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 हो गया ये। अब आपके पास बेटा क्या ये क्या हो गया? 2p + 8, आपके पास 2p + 8 ये डिटरमिनेंट था, उनका डिटरमिनेंट था 2। आपने दोनों को आपस में इक्वेट करा, 2 - 8 -3 हो गया, -6 हो गया, और बेटा p की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है जी। आपने बी मैट्रिक्स में बेटा ये बी मैट्रिक्स में आपने ये बी मैट्रिक्स में p की वैल्यू रखनी है, दैट इज 2 - 2 4 -3। वंस यू गॉट द बी मैट्रिक्स, आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा एक दफा। इसका इनवर्स निकालना आसान है। पहले आप इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ बी, जो राइट डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन बदल देंगे, राइट डायगोनल के, मेन डायगोनल के, और जो अदर डायगोनल है बेटा उसके साइन चेंज करेंगे, पोजीशन को नहीं बदलते। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इसका इनवर्स किस तरह निकालेंगे? इनवर्स निकलता है बेटा बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी बेटा हमारे पास क्या है? -3 2 -4 2 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी इसने बताया हुआ, निकालने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास? 2 है, एवरी वैल्यू शुड बी डिवाइड बाय 2। बेटा ये हो जाएगा -3/2, 2/2 1 हो गया, -4/2 -2 हो गया, 2/2 1 हो गया। ये हमारे पास बेटा बी इनवर्स निकल कर आ गया। आई होप यहां तक की बात में किसी को भी मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास। बेटा यहां पर कह रहा है डिस्क्राइब फुली दैट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। कह रहा है ए से बी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? तो देखो ओरिएंटेशन नहीं बदल रही इसकी, कोई एंगल नहीं बदल रहा, जैसी शेप है वैसी ही आगे ए बी भी वैसी शेप बनी हुई है, कोई ओरिएंटेशन नहीं बदल रही, सिर्फ पोजीशन बदल रही है। तो सिर्फ पोजीशन तब बदलती है जब रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन में बल्कि ओरिएंटेशन बदल जाती है, शेप बिल्कुल उल्टी बन जाती है। तो यहां पर बेटा ए से बी सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशन दिख रही है, ए से बी से पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन है। लेकिन आपने सिर्फ ट्रांसलेशन बोला तो आपको बेटा 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितनी ट्रांसलेशन हो रही है ये चेक करें। तो बेटा आपने वो बतानी है कि इनिशियल पॉइंट ये रहा ए, फाइनल पॉइंट ये रहा बी का, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ले लें आप, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को। अब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में जाने के लिए कितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कितनी वर्टिकल मूवमेंट है, वो चेक कर लें। देखो लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 लेफ्ट साइड मूवमेंट है। मैं मूवमेंट देख रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं देख रहा। इस कोऑर्डिनेट से लेफ्ट साइड 1 स्टेप गया, 2 स्टेप गया, 3 स्टेप गया, 4 स्टेप गया, लेफ्ट साइड 4 स्टेप गया। तो मैट्रिक्स बनाया कॉलम मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड 4 गया और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट -4 है। अपवर्ड स्टेप 1 2 3,
तो बेटा अपवर्ड 3 हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही है इसकी। या कोई फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर ले, पॉइंट्स की मदद से करना चाहे। ये पॉइंट है बेटा हमारे पास -5,5। बेटा ये मेरे पास पॉइंट है -1,2। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास? -5,5 माइनस इनिशियल पॉइंट -1,2। अब -5 माइनस -1, ये हो जाएगा -4। 5 -2 बेटा ये हो जाएगा 3। वही चीज आ रही है जो मैंने यहां पर निकाली थी काउंट करके। तो बेटा हमारे पास इसको भी लिखना है -4 3। आपने इसका भी मैट्रिक्स यहां पर बनाना है। फिर यहां पर बेटा कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स -2 0 0 -2 दैट मैप्स शेप ए ऑन टू सी। कह रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वजह से ट्राइंगल जो शेप ए है वो सी शेप बन जाएगा। मैंने ठीक है, लेकिन ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है? बेटा हमारे पास जो राइट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन डायगोनल के या जो नॉन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 0 हैं। बाकी एलिमेंट्स 1 और -1 के अलावा है और सेम है। -2 है, -3 हो, -4 हो, माइनस -3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, दोनों सेम हो हमारे पर। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 और -1 के अलावा हो और दोनों सेम हो, तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है इनलार्जमेंट। इसका सेंटर होता है 0,0। सेंटर ऑफ लार्जमेंट क्या होती है इसकी? 0,0 होती है। तो अगर आपको मैट्रिक्स जो ट्राइंगल ए है, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूं, जो शेप ए है बेटा उसको आपने इनलार्ज करना है। और स्केल फैक्टर है बेटा हमारे पास, ये जो हमारे पास -2 लिखा हुआ है, स्केल फैक्टर इसका बेटा -2 है। ये सेंटर लार्जमेंट 0,0 है, स्केल फैक्टर -2 है। तो आपके पास सेंटर लार्जमेंट देखो ये रहा, ये रहा सेंटर लार्जमेंट। आपने सेंटर लार्जमेंट से हर वर्टेक्स का डिस्टेंस लिखना है। फॉर एग्जांपल ये है एक्स वाई यू वी डब्ल्यू एक्स, यू कर लेता है। तो यू का डिस्टेंस अगर आप गौर से देखो, यू का डिस्टेंस है बेटा 2,1। वी का डिस्टेंस है बेटा 2,2 सेंटर इनलार्जमेंट से, राइट साइड 2 अपवर्ड 2, इसलिए 2,2 लिख दिया। एक्स का डिस्टेंस देखो, डब्ल्यू का डिस्टेंस देखो बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड 1 अपवर्ड 2, तो ये हो गया -1 2। और बेटा एक्स का डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, सिर्फ अपवर्ड 1 है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 है, 0,1। इनको स्केल फैक्टर -2 से मिला करा दो हर वैल्यू को। तो आपके पास न्यू डिस्टेंस निकल कर आ जाएंगे। सर वो न्यू डिस्टेंस क्या होंगे? हर वैल्यू को -2 से मिला करा दो। तो यहां पर बेटा हमारे पास ये डिस्टेंस पहले मैं यहां पर निकाल लेता हूं। -4 -2, -4 -4, 2 -4, 0 -2। ये न्यू डिस्टेंस आ गए। -4 -2 प्लॉट करो सेंटर ऑफ लार्जमेंट से। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ लार्जमेंट -4 -2। तो देखो मैंने यहां पर पॉइंट बनाया -4 -2, ये हमारे पास न्यू पॉइंट आ गया, यू डैश कह लो इसको। लेबलिंग करने की वैसे खास जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो। -4 -4 -4 -4, लेफ्ट साइड 4 डाउनवर्ड 4, ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास बेटा 2 -4, तो देखो 2 -4 ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 2 -4। फिर क्या बेटा हमारे पास 0 -2, 0 -2 बेटा ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कोई भी नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट -2 है आपके पास बेटा।
ये हमारे पास इनलार्जमेंट हो गई, क्योंकि स्केल फैक्टर में नेगेटिव साइन था। जब स्केल फैक्टर में नेगेटिव साइन हो तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर इनलार्जमेंट। तो देखो प्रूफ भी हो रही है, काम भी हमारा प्रूव हो रहा है। ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। PQ is a vertical pole. A rope is attached from the top of the pole P to a point on the ground. PR is 20, RQ is 11, and RQ is 90. So that PQ is 16.7. Correct to 2 decimal place. इसमें मेन चीज करने की क्या होती है मैं आपको बताऊं। आपको PQ की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें। 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहां पर बेटा 20 स्क्वायर हो गया 400, 11 स्क्वायर हो गया माइनस 121 लेफ्ट हैंड साइड पर आकर जो भी आंसर आए उसका बेटा स्क्वायर रूट लेना है आपने। दैट इज 279। आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 279 का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 16.70। 703 लिखना है पहले आपने, और फिर बेटा PQ की वैल्यू हमारे पास आपने प्रूफ करनी है 16.7 आ रही है। पहले एक डेसिमल प्लेस ज्यादा लिखवाना है, बताना है उसको कि भाई हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तब भी जाकर हमारे पास 1770 ही बन रहा है हमारे पास, चेंज नहीं हो रहा, 71 नहीं बन रहा हमारा, एग्जैक्टली 70 ही आ रहा है जो आप बोल रहे थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये PQ की वैल्यू 16.70 यहां पर लिख भी लेता हूं मैं, आगे इस्तेमाल होगी। ये वैल्यू यहां पर कह रहा है अ सेकंड रोप इज अटैच फ्रॉम P टू अ पॉइंट S. PQS is 90 degree and RS is 30. The angle of elevation P from S is 36. P from S angle of elevation 36 है, ये 36 है मेरा। अच्छा कह रहा है आर क्यू एस एंगल मालूम करके दिखा दो, कह रहा है ये वाला एंगल मालूम करके दिखा दो। मैंने बोला एक काम करते हैं, अगर ये एंगल मालूम करना है तो ये नॉन रेडिकल ट्राइंगल है, तीनों साइडें पता हो तो कोसाइन रूल अप्लाई करके एंगल मालूम कर सकता हूं। लेकिन मुझे सिर्फ आर क्यू पता है, मुझे आर एस पता है, मुझे क्यू एस नहीं पता। तो यहां पर बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको यूज करते हुए बेटा क्यू एस निकाल लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एडजेसेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अपोजिट। तो tan 36 अपोजिट ओवर एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है हमारे पास क्यू एस। तो क्यू एस की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 16.70 tan 36। आंसर आ रहा है बेटा, क्यू एस का आंसर आ रहा है 22.99। क्यू एस की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कोसाइन रूल हियर। बिल्कुल इसी तरह कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा। कॉस आर क्यू एस। कोसाइन रूल क्या होता है कि जो एंगल निकालना है इसकी एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम कर लेते हैं। क्यू आर का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और क्यू एस का स्क्वायर 22.99 का स्क्वायर, और जो एंगल के अपोजिट वाली साइड है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। जो ऊपर ऐड हो रहे हैं नीचे उनके साथ प्रोडक्ट लिया जाएगा। ठीक है जी। अब जो भी आंसर आए कैलकुलेटर में रखें बस। 11 का स्क्वायर प्लस 22.99 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 22.99, ये आ रहा है बेटा माइनस 0.49519। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। फोर स्ट्रिंग फिगर में तो एटलीस्ट लिखें आप, क्योंकि वर्किंग फोर स्ट्रिंग फिगर में चलती है, आंसर थ्री स्ट्रिंग फिगर में देना होता है। कॉस इनवर्स 0.49519 करा मैंने कैलकुलेटर कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, कॉस इनवर्स करूंगा कैलकुलेटर में
आंसर करूंगा 119.68 आंसर आ रहा है। कभी भी आंसर अगर एंगल का दिया जाए डिग्रीज में तो बेटा तो वो 3 सिग्निफिक फिगर में नहीं देते, वो आप 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं। 119.7 अगर 3 सिग्निफिक फिगर में आंसर होता है ना तो 119 को देखता मैं, 9 को देखता मैं, लेकिन आंसर 1 डेसिमल प्लेस में देना होता है। कभी भी आंसर अगर एंगल का देना होता है तो वो 1 डेसिमल प्लेस में देना होता है। इस वजह से बेटा मैंने इसको 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दिया, 119.7 दे दिया मैंने आंसर। बताइए यहां तक की बात में किसी को मसला? नाउ इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पीटी। एक और ट्राइंगल वैसी दे दिया, कह रहा है पीटी निकाल के बता दें पीटी की लेंथ। मैंने बोला यार ये तो नॉन ट्राइंगल ट्राइंगल है। अच्छा भाई एक बार बताओ इधर का एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 180 में से दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस 97 माइनस 40, यूर 43। कितना हो रहा है ये? 43 हो रहा है। अच्छा सर ये 43 निकाला क्यों? क्योंकि देखो हमें एक पेयर पता चल गया, साइड और अपोजिट एंगल इसका एक पेयर, और साइड और अपोजिट एंगल ये एक पेयर में से एक अननोन है। तो 16.70 डिवाइड बाय साइन 43, और देखो पीटी डिवाइड बाय साइन 97। अब आपने क्या करना है, पीटी की वैल्यू निकालनी है 16.70 मतलब है साइन 97 डिवाइड बाय साइन 43। बस ये आपका आंसर निकल के जाएगा कैलकुलेटर में, बस ये वैल्यू पुट करनी है 16.70 मल्टीप्लाई बाय साइन 97, और ये हो जाएगा साइन 43, 34.30। अब ये क्योंकि लेंथ है इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखा 24.3, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। ऑलरेडी यूनिट लिखा होता तो मैंने यूनिट लिखा यहाँ पर, मुनासिब नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। डी इज अ पॉइंट 4,6 एंड ई इज अ पॉइंट ई कॉमा ई। अच्छा ई एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है और वो है ई। अब कह रहा है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो √20 है। कह रहा है ई की वैल्यू निकाल के दिखा दो, फॉर्म एन इक्वेशन इन ई एंड सॉल्व इट टू फाइंड आउट द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, शो योर वर्किंग। मैंने देखिए मेरे पास भी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये डी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इनमें किसी को भी x1 y1 कह दो, किसी को भी x2 y2 कह दो। x2 माइनस x1 e माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 e माइनस 6 का होल स्क्वायर, और डी का डिस्टेंस वैसे भी √20 है, वो भी मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है बेटे। अब बेटा यहां पर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना अगर हम लोग तो रूट हट जाएगा। तो ये तो 20 हो गया, ये देगा बेटा e माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये देगा बेटा e माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये देगा बेटा e स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। This will become 2e square minus 8e minus 12e minus 20e, 16 plus 36 minus 20. 16 plus 36 minus 20 is going to be 32. यहां से बेटा मैंने 2 कॉमन लिया, इट बिकम्स e स्क्वायर माइनस 10e प्लस 16, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बेटा एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ e। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और e की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं तो ये है माइनस 8e माइनस 2e प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ई कॉमन निकाला, e माइनस 8 हो गया, -2 कॉमन निकाला, e माइनस 8 हो गया। यू हैव 2 फैक्टर्स e माइनस 8 e माइनस 2, यानी e की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 8 एंड 2। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 8 8 और 2 और 2। ठीक है ना जी, ये आपके पास बेटा आंसर निकल कर आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। आई होप यहां तक की बात में मसला नहीं होगा।
ओके नाउ नाउ बस आखिरी चीजें चल रही हैं। एफ इज द पॉइंट माइनस एफ कॉमा 5f, द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ इज 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएफ। अब देखो बेटा, आपके पास यहां पर एफ की वैल्यू निकालनी है। डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट देखो ऊपर दिया हुआ है 4,6। मैं डी पॉइंट कॉपी कर रहा हूं यहां पर। अगर मैं डी एफ का ग्रेडियंट निकालता हूं, ये डी एफ का ग्रेडियंट y2 - y1, किसी को भी x1 y1 कह दो, किसी को भी x2 y2 कह दो। तो y2 - y1 6 - 5f अपॉन x2 - x1 4 माइनस f है, तो प्लस f हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस माइनस f है, ये 6 - 5f अपॉन 4 प्लस f हो जाएगा। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दिया अभी, यहां पर बाइसेक्टर की अभी खैर अभी जरूरत नहीं है। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है ना, डीएफ के जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसका ग्रेडियंट 3/2 है। तो डीएफ का ग्रेडियंट इसके रिस्पेक्ट से क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट से डीएफ का ग्रेडियंट क्या होगा? -2 तो इसको रेसिप्रोकल करो। अगर ये पॉजिटिव में है तो बेटा ये नेगेटिव में होगा, ये -2/3 हो जाएगा। ये हमने पॉइंट की मदद से ग्रेडियंट ऑफ डीएफ निकाला। ये बेटा ग्रेडियंट जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसका ग्रेडियंट 2/3 दिया हुआ था, 3/2 दिया हुआ था, उसकी मदद से बेटा हमने डीएफ का ग्रेडियंट निकाला -2/3। अब दोनों ही डीएफ के ग्रेडियंट है, दोनों को आपस में इक्वेट करो, -6 - 5f अपॉन 4 प्लस f। 3 6 18, 3 5 15f। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है मैंने, 3 को 6 से, 3 को 5 से मिला कराया, -2 को 4 से, -2 को f से मिला कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई और कुछ भी नहीं करवाया। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 18 + 8 -2f + 15f। 18 + 8 कितना हो जाता है बेटा हमारे पास? 26। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 26, राइट हैंड साइड पे 13। f की वैल्यू बेटा 2 निकल कर आ रही। आई होप यहां तक की बात में मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब जब आपके पास f आ गया तो मैं आपसे बोलूं भाई f पॉइंट है क्या, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? सर f पॉइंट है सर -f, 5, f 5f। तो जब f की वैल्यू आ गई तो f कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -f होगा ना, -f। -2, 10 हो गया, f की वैल्यू 2 पुट कर दी। अच्छा, अब d कोऑर्डिनेट क्या है? सर d कोऑर्डिनेट है 4,6। अच्छा जी, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ इज दिस। भाई डी और एफ से एक लाइन बन रही है, गौर से देख लें, डी और एफ से एक लाइन बन रही है, ऐसे रफली एक डायग्राम बनाई मैंने। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, एक लाइन जो इनके मिड से जा रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। इसकी इक्वेशन ये दी हुई इन्होंने, तो ठीक है, कह रहा है के की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। अगर आपको इक्वेशन में के दिखाई दे रहा है ना, गौर से, कह रहा है के निकाल के दिखा दो। मतलब अच्छा, मैंने देखो डी है 4,6, एफ है -2,10। मैंने बोला इनका मिड पॉइंट निकालो, डी और एफ का। जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास, ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइन बनाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, वो मिड पॉइंट से गुजर रही है। ये लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजर रहा है। तो मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? 4, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, दोनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट आ जाएगा 4 - 2, 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। 6 + 10 16 डिवाइड बाय 2 8 हो जाएगा। अब ये 1,8 इस लाइन पर लाई करता है भाई,
तो आप 2y इक्वल्स टू 3x प्लस के है ना, आप y की जगह 8 और x की जगह 1 पुट करें, 2 8 16, 3 1 3, 16 माइनस 3 13, k की वैल्यू बेटा आपके पास 13 निकल कर आ जाएगी। आई होप यहां तक की बात में बेटा किसी बच्चे को मसला नहीं होगा। किसी बच्चे को मसला है की बात में? थैंक यू सो मच।